नमस्कार। राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास का ये जो हमारा सीरीज है परिवर्तन पोस्ट कोविड वर्ल्ड, तो इसमें आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ संघ के राष्ट्रीय अधिकारी माननीय रामलाल जी जुड़े हुए हैं। अगर मैं संक्षिप्त में रामलाल जी का परिचय दूं, रामलाल जी की शिक्षा की दृष्टि से उन्होंने बीएससी एलएलबी किया है मथुरा उत्तर प्रदेश से। 1974 से राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रचारक वो है। 1998 में प्रांत प्रचारक की जिम्मेदारी उनके पास थी। 2000 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रचारक वो रह चुके हैं। उसके बाद 2006 से 2019 तक 13 वर्ष भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन उन्होंने किया है और वर्तमान में राष्ट्रीय सेवक संघ के अखिल भारतीय सहसंपर्क प्रमुख, जो विशेष सहसंपर्क प्रमुख है, उसका दायित्व उनके पास है। रामलाल जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास की ओर से। और मैं अभी वैसे ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यास के अध्यक्ष माननीय श्री रविंद्र जी संघवी। मुंबई में इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग का उनका व्यवसाय है। मुंबई में निवास है, संघ से जुड़े हुए हैं और संघ की काफी दायित्व का उन्होंने आज तक निर्वहन किया है। और फिलहाल मुंबई के जो फिलहाल उनके पास मुंबई शहर जिला क्षेत्र का माननीय संघ चालक ऐसा दायित्व है। और राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास के वो अध्यक्ष भी है। संघवी जी, आपका भी स्वागत है। मैं अभी रामलाल जी से निवेदन करूंगा औपचारिक दृष्टि से आज का जो हमारा विषय है उसके ऊपर हमें मार्गदर्शन करें। आप सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास की ओर से आयोजित इस गोष्ठी में आज हम लोग कोविड-19 और उसके पश्चात की परिस्थिति, कैसा सामाजिक परिवर्तन की उसमें संभावना दिख रही है, किस प्रकार की चुनौती है और उसमें अवसर भी किस प्रकार के हैं, नई संभावनाएं भी क्या हैं, इन विषयों में चर्चा करने वाले हैं। इस विषय की प्रस्तावना की दृष्टि से देखिए, कोविड-19 ये आकस्मिक है और अदृश्य शत्रु से लड़ाई है। चाइना से प्रारंभ होकर के आज वो पूरी दुनिया में ही फैला है। भारत भी उससे बचा नहीं है। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से विचार करेंगे तो भारत में काफी कुछ मात्रा में नियंत्रण दिखाई देता है। हालांकि पिछले एक महीने में केसेस तेजी से बढ़े हैं, लेकिन तो भी अभी हम कह सकते हैं कि भारत में वो एक नियंत्रण ही है। इस नियंत्रण के कई कारण हैं। समय पर केंद्र सरकार द्वारा कुछ कड़े फैसले लिया जाना, उसमें लॉकडाउन का निर्णय भी है। सभी प्रदेश सरकारों द्वारा केंद्र सरकार के साथ समन्वय करके चलने का प्रयास करना, जो कई बार फेडरल स्ट्रक्चर में कठिन होता है। हमारे जितने भी, जिनको कोरोना वॉरियर्स कहा गया है, इस कोरोना के योद्धा कहा गया है, ऐसे सबके द्वारा भी एक कर्तव्य परायणता के साथ काम करना, समाज के द्वारा भी सहज रूप से सरकार द्वारा दिए गए निर्णय का स्वीकार करना, और इसके साथ साथ सामाजिक धार्मिक संस्थाएं और भी समाज में काम करने वाली ऐसी अनेक संस्थाओं द्वारा समाज जीवन का जो उपेक्षित वर्ग है, कमजोर वर्ग है, ऐसे सब लोगों की यथाशक्ति सहायता करना। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जहां तक प्रश्न आता है, संघ के स्वयंसेवक समर्पण और सेवा के लिए जाने जाते हैं। संघ एक
एक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अनुशासित ऐसे एक राष्ट्र शक्ति बनकर खड़ा हुआ है। समाज पर कहीं भी कोई समस्या आती है, आपत्ति आती है, तो सोमसेख से प्रेरित होकर समाज की सहायता के लिए अपने को अग्रसर करते हैं। बीच में संघ के पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी ने 26 अप्रैल को उद्बोधन किया। उसमें भी उन्होंने सोमसेखों को एक सेवा के लिए प्रेरित किया और उन्होंने कहा कि आवश्यकता में कोई भेदभाव नहीं करना, जिसको भी आवश्यकता है उसकी सेवा करना चाहिए। उन्होंने एक सोशल हार्मनी का बहुत ही अच्छा संदेश दिया। पहले से भी सोमसेख लगे थे, उसके बाद और तेजी से व्यवस्थित तरीके से लग गए। आज लगभग 5 लाख कार्यकर्ता पूरे देश भर में समाज सेवा में लगे हैं। 10 करोड़ से अधिक भोजन के पैकेट, राशन की किट्स, मास्क, सैनिटाइजर इसको वितरित किया है। 40,000 यूनिट ब्लड भी डोनेट किया है। और मुंबई, पुणे आदि कई शहरों में प्रशासन ने भी उनकी सेवाओं का उपयोग किया और पीपी किट उनको दी। पीपी किट पहनकर सघन बस्तियों में डॉक्टर्स की सहायता भी टेस्टिंग करने में उन्होंने की है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वयं के जीवन को खतरे में डालकर भी ये काम किया है। मैंने कई सोमसेखों के इंटरव्यू देखे, उसमें उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर्स और बाकी सब लोग, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस प्रशासन के लोग अपने जीवन को खतरे में डालकर काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सोमसेख समर्पण और सेवा की कसौटी पर खरे उतरे, ये हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत संतोष की बात है। बीच में प्रवासी श्रमिकों का भी एक विषय आया। कुछ लोगों ने कहा कि प्रवासी श्रमिक सड़क पर आ गए। सड़क पर आने में जहां उनके मन में कुछ असुरक्षा बोध रहा, वहीं समाज के कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिन्होंने झूठी खबरें फैलाकर उनको एकत्रित किया, उनको सड़क पर आने के लिए प्रेरित भी किया। लेकिन सभी श्रमिक भाई बहनों को हमें आभार प्रदर्शित करना होगा कि किसी कारण से भी धैर्य उनका टूटा होगा, लेकिन सड़क पर आते समय उन्होंने कष्ट सहे होंगे अपने घर जाने के लिए, लेकिन उन्होंने विद्रोह नहीं किया, कोई बगावत की आवाज भी नहीं उठाई। तो ये भारतीयता के संस्कार ही है, जिसके कारण स्वयं कष्ट सहन करके भी उन्होंने कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं की जिसके कारण कठिनाई आए। और सामाजिक धार्मिक संगठनों ने भी रेलवे स्टेशन से लेकर हाईवेज तक उनकी यथाशक्ति जो चिंता हो सकती थी, चिंता की। पैर में जूते चप्पल नहीं थे तो वो भी दिए, धूप है छाता भी दिया, भोजन, दवाई आदि आदि सभी व्यवस्थाएं की। 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रेल और बसों से केंद्र और प्रदेश सरकारों ने भी अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाया। तो ये तीनों पहलू उसके हैं। वो स्वयं पैदल चल गए, उनको कठिनाई हुई, ऐसे कई भावुक दृश्य भी सामने आए, लेकिन साथ साथ समाज ने भी उनकी चिंता की और सरकारों ने भी उनकी चिंता की। इस कोरोना के संकट में हमने ये भी अनुभव किया कि पूरा समाज एकजुट होकर के इस कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। उसमें जो लॉकडाउन के पीरियड में 2 बातें कही गई, एक प्रारंभ में 22 मार्च को 5 मिनट के लिए थाली ताली बजाने का जो कार्यक्रम दिया गया, और उसके बाद एक 9 मिनट के लिए प्रकाश करने का अपने अपने घरों पर कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन करने के लिए जो कार्यक्रम दिए गए, इन दोनों कार्यक्रमों ने पूरे समाज को एकजुट कर दिया। तो कोरोना, इससे दुख है, कष्ट है, अनेक लोगों की मृत्यु भी उससे हो रही है देश में और दुनिया में,
लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ सिखा भी दिया और ये ऐसी कुछ बातें हुई हैं जो समाज में एक विशिष्ट परिवर्तन के रूप में देखी जा रही है। वैसे अपना भारतीय समाज कभी भी कोई कठिनाई होती है तो एकजुट होकर खड़ा होता ही है, लेकिन इस संकट में भी एकजुट होकर खड़ा हुआ, ये हमारे समाज की विशेषता है। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर में सरकारें भी एक साथ मिलकर काम करें, ये कई बार कम होता है, लेकिन इसमें उन्होंने भी मिलजुल कर ही काम करने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार ने भी अच्छी पहल की। ये जब चुनौती आई तो उसके साथ साथ अनेक अवसर भी लेकर आई, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अवसरों को पहचान कर अवसर का उपयोग करते हैं। संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य गुरु जी इस बात को बोलते थे, जब विपरीत परिस्थिति आए तो पैर जमाकर हिम्मत से खड़े रहो, और अनुकूल परिस्थिति दिखे, अवसर दिखे तो छलांग लगाकर आगे बढ़ो। समाज ने भी उस हिसाब से किया है। जैसे सभी को घरों में रहने का अवसर मिला, तो घरों में रहते रहते बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नई चीजें सीखने का प्रयास किया, अपना धैर्य नहीं खोया, हिम्मत नहीं खोई, और इस अवसर का उपयोग करके नया नया क्या सीख सकते, नया नया क्या सोच सकते, नया क्या कर सकते, इसके प्रयास किए। घर में बुजुर्गों की चिंता, पूरी परिवार इकाई एकजुट, पूरी परिवार इकाई और ज्यादा सशक्त इकाई के रूप में सामने आई। घर में छोटे छोटे बच्चे, नई पीढ़ी, उनको भी देश, धर्म, संस्कृति, अपनी पारिवारिक परंपराएं, भारतीय परंपराएं उनका दर्शन हुआ। और जिस ढंग से हाथ जोड़कर नमस्कार करने की एक जो सुरक्षित पद्धति पूरी दुनिया में अनुभव की गई, इसके कारण नई पीढ़ी में भी एक भारतीयता का गौरव निर्माण हुआ। साथ ही योग, आयुर्वेद, प्राणायाम और पर्यावरण, इनके प्रति भी एक रुचि पैदा हुई और एक जिज्ञासा भी पैदा हुई। ये एक सभी में हुई, लेकिन नई पीढ़ी में हुई, ये एक विशेष बात है। तो एक सामाजिक परिवर्तन के कई पहलू, ये भी हम सबके ध्यान में रहना आवश्यक है। ये इस कोरोना काल की एक उपलब्धि कही जा सकती है कि जिन बातों को समझाने में शायद समय लगता था, इस कोरोना के संकट में समाज ने, परिवार में छोटे छोटे बच्चों ने, नई पीढ़ी ने सहज रूप से समझ लिया और अनुभव कर लिया, और इसमें से रास्ते भी निकाल दिए। जैसे इस समय स्कूल कॉलेज बंद है तो ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था कर दी, ठीक है, उस पर चर्चा हो रही है। क्लासरूम एजुकेशन का विकल्प ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, लेकिन अभी एक अस्थायी तौर पर वो चल पड़ा है। परिवारों में मानसिक तनाव ना आए, इसके लिए अच्छा हुआ कि दूरदर्शन ने भी रामायण महाभारत सीरियल और ऐसे अनेक सीरियल्स का प्रसारण इस समय किया, और हम सबको ये देखकर सुनकर अच्छा भी लगा कि इतना पुराना सीरियल होने के बाद भी आज भी उसकी लोकप्रियता इतनी है कि उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया। इन सब बातों से भी एक मानसिक तनाव कम हुआ। हमारे विभिन्न साधु संत और धार्मिक क्षेत्र के अनेक लोगों ने भी टेलीविजन पर आकर योग, प्राणायाम और ऐसी बातें जिनसे मानसिक तनाव कम होता है, उन बातों की चर्चा की। इम्यूनिटी बूस्टिंग की दृष्टि से भी आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथी, आयुर्वेद की दवाइयों का चर्चा की। जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए नए नए शोध करके और इस प्रकार की दवाइयों को सामने लाने का प्रयास किया है। तो इस कठिन परिस्थिति में भी समाज ने एक अपने को संभाल कर रखा, और इतना ही नहीं, समाज में अनेक लोगों ने घर के संभाल के साथ साथ समाज सेवा में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। इसमें छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं तक सभी ने अपने अपने ढंग से भूमिका निभाई।
अनेक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मास्क बनाकर वितरित किए। छोटे छोटे स्थानों पर स्थानीय स्तर पर सैनिटाइजर विकसित किया गया। जो बच्चे लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, उन्होंने भी घर में इन सब कामों में सहायता बटाई। और अच्छी संख्या में अच्छे सामान्य परिवार नहीं, पढ़े लिखे और बाकी सब परिवारों के लोग भी समाज सेवा में आगे आते हुए दिखाई दिए। तो यह भी अपनी सामाजिक दृष्टि से एक अच्छा संकेत है। पर्यावरण के लिए विशेष जागरूकता, उसके लिए भी अनेक तरह के प्रयोग परिवारों में हम लोग अनुभव कर सकते हैं। तो ये सब ऐसी बातें जिसमें से एक समाज का एक परिवर्तित मानस दिख रहा है। घर में कम आवश्यकता में काम चलाना, कम खर्चे में काम चलाना, घर का बना हुआ ही खाना खाना, व्यायाम आदि के लिए समय निकाल लेना, ये सब बातें भी ऐसी हैं जो एक रहन सहन जीवन शैली, एक परिवर्तित जीवन शैली के साथ लोगों ने जीना शुरू किया। अभी कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ मात्रा में असर अभी 2-4 महीने इसका रह सकता है। तो लोगों ने कोरोना के साथ ही एक कैसे जीवन जीना इसका अभ्यास कर लिया है। चाहे सरकार के नियम कानून के कारण कहिए, चाहे जागृति के कारण कहिए, और भी कई प्रकार के समाज में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। जिससे मैंने कहा, घरों में बुजुर्गों की चिंता, सामान्यतः गुटखा तंबाकू आदि ये जो नशे की एक लत लोगों को लगी हुई है, ये भी काफी मात्रा में कम हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि लॉकडाउन जब पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तब ये आदतें बनी रहे और इन आदतों के साथ साथ समाज जिए। अभी तो एक अच्छा हुआ है कि कई सरकारों ने, आप यदि कुछ भी खा करके कहीं भी थूकते हैं सार्वजनिक स्थान पर तो उस पर जुर्माना लगाया है। लेकिन हम अनुभव कर रहे हैं कि जुर्माना कुछ सरकारों ने लगाया होगा, लेकिन स्वाभाविक रूप से जागृति आ रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे स्वच्छता का भी एक बहुत बड़ा वातावरण बनेगा। क्योंकि ऑफसाइड में उसमें हम देखते हैं कि दीवारें गंदी होती हैं, तो अपनी इस आदत के कारण होती है। तो एक स्वच्छ भारत निर्माण में अपनी इस एक आदत का भी बहुत बड़ा परिणाम होगा। तो ऐसी अनेक बातें समाज में अनुभव की जा रही है जिसको हम सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। जहां ये चुनौतियां हैं, अब जैसे बाहर के श्रमिक गए गांव में, अब कुछ लोग लौटना चाहते हैं, कुछ लोग वहीं रहना चाहते हैं, तो वहां उनको कैसा रोजगार मिलेगा, लौटेंगे तो लौटकर क्या व्यवस्था होगी, ये भी एक चुनौती है जिसका हमें उपचार ढूंढना है और उस समस्या का समाधान करना है। उद्योग धंधे बंद हैं, व्यापार बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है। अब उसके कारण स्वाभाविक रूप से जो इकोनॉमी की एक चेन है उस पर असर पड़ता है। उपभोक्ता आ नहीं रहा माल खरीदने के लिए क्योंकि बाजार बंद है। जब माल नहीं खरीदा जाता, जब परचेजिंग नहीं होती तो डिमांड नहीं होती, डिमांड नहीं होती तो सप्लाई नहीं होती, सप्लाई नहीं होती तो प्रोडक्शन नहीं होता, और वैसे भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो ये सब बातें भी है। हालांकि एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई चेन को सब प्रदेश और सरकारों, केंद्र सरकार ने बनाकर रखा, इसके लिए सभी सरकारें अभिनंदन की पात्र है। लेकिन अभी ये समस्या आएगी। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात की, उसने भी लोगों के मानस में एक अच्छा परिवर्तन किया है और लोगों में एक आशा विश्वास जगा है कि नहीं, इस विपरीत परिस्थिति में भी देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की घोषणा करते हैं, तो ये उनकी विल पावर का परिचायक है। और केवल घोषणा नहीं की, उसके लिए लगभग 21 लाख करोड़ का पैकेज ये भी अलग अलग सेक्टर के लिए घोषित किया।
इधर जो सीमा पर चाइना से के साथ विवाद बढ़ा, उसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, उनको हम सभी लोग मिलकर एक आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन उस विवाद के कारण एक विषय आ गया, चाइनीज सामान के बहिष्कार का। एक पूरे देश भर में एक देशभक्ति का वातावरण बना है और सबको लगता है कि नहीं, हमको स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ना है। जब स्वदेशी का आंदोलन चला तब कई लोग ये चर्चा करते थे कि स्वदेशी का अर्थ क्या बैलगाड़ी युग में भारत को ले जाना है। स्वदेशी केवल वस्तुओं के प्रयोग करने का आंदोलन नहीं है, स्वदेशी एक प्रवृत्ति है, स्वदेशी एक मानसिकता है, वो देशभक्ति का एक परिचय है अपने जीवन के रोजमर्रा के जीवन में। उसमें वेशभूषा, खान पान, जीवन शैली, ये सब स्वदेशी के अंतर्गत आती है। स्वदेशी और वस्तुओं के संबंध में भी स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करना, और इसके लिए जो एक शब्द प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में आया, लोकल के लिए वोकल होना, उसने भी एक मानसिकता में बड़ा भारी परिवर्तन किया है। अच्छी बात यह है कि अनेक उद्योग भी सामने आ रहे हैं जो इसका विचार कर रहे हैं कि अच्छी गुणवत्ता युक्त भारतीय उत्पाद आए, वो उत्पाद बाजार में इस हिसाब से आए कि थोड़ी कम कीमत पर भी आ सकें। और जो सामान चाइना से आता था उनके उत्पादन की तरफ भी अनेक उद्योग चलाने वालों का रुझान बना है। तो ऐसा लगता है कि भारत इस दृष्टि से भी एक आत्मनिर्भर बनकर खड़ा होगा। और हमने देखा है भारत में एक अवसर मिलने की बात होती है, अवसर मिलता है तो तुरंत समाज खड़ा होता है। अभी जब पीपी किट, वेंटिलेटर, मास्क 95 आदि ये हम बाहर से मंगाते थे, हमारे शोधकर्ताओं ने इस दिशा में प्रयास किया, उद्योग जगत ने भी उसको हाथों हाथ लिया और आज पीपी किट ये तो हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। वेंटिलेटर और विशिष्ट मास्क, इसमें भी हम स्वावलंबी होते दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई बाहर भेजने की बात आई तो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा के अनुरूप हमने बाहर दवाइयों की सप्लाई भी की। हालांकि उस समय कुछ लोगों ने आलोचना की कि पहले यहाँ की आवश्यकता पूर्ति करिए, बाहर बाद में भेजिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हम यहाँ की आवश्यकता भी पूर्ति करेंगे और बाहर भी भेजेंगे। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को मानने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को मानने वाले लोग हैं, और आज 2.5 गुना उत्पादन उस दवा का हो रहा है। तो इस बात का परिचय कि यदि हमारे उद्योग और हमारे शोधकर्ताओं को अवसर मिलता है तो कुछ भी करने की स्थिति में, इससे देश में विश्वास तो निर्माण होता है कि भारत निश्चित रूप से आने वाले समय में एक आत्मनिर्भर बनकर खड़ा होगा। लेकिन जो चुनौतियां हैं उन सबको भी हम आंखों से ओझल नहीं कर सकते। जैसे प्रवासी श्रमिकों की एक चुनौती है, आज भी जो गरीब तबका है वो कैसे अपनी रोजी रोटी कमाने लायक स्थिति में आएगा, वो एक चुनौती है। उद्योग धंधे फिर से शुरू हों, व्यापार फिर से ठीक चले, एक चुनौती है। स्कूल कॉलेज खुले, उनकी पढ़ाई वगैरह ठीक चले, उनके एग्जाम ठीक हो, ये भी एक चुनौती है। और साथ साथ सीमा पर जिस ढंग से विवाद खड़े हो रहे हैं, चाहे चाइना के साथ है, चाहे पाकिस्तान भी रोज टेररिस्ट को भारत में भेजने की कोशिश करता है। हालांकि हमारी सेना बहुत अच्छे ढंग से उनको उत्तर दे रही है और प्रतिदिन ही टेररिस्ट से मुठभेड़ में टेररिस्ट मारे जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम चाइना विवाद से भी उबर करके भारत जीत कर निकलेगा। पाकिस्तान प्रायोजित इस टेररिज्म से भी हम जीतेंगे, कोरोना की महामारी से भी हम जीतेंगे, क्योंकि ठीक होने की दर हमारी 61% से ऊपर हो गई और मृत्यु दर 3% से नीचे है।
अनेक देशों से ठीक होने की दर, रिकवरी रेट हाई है और डेथ रेट लो है। इससे हम उससे भी जीतेंगे, आर्थिक स्थिति पर भी विजय प्राप्त करेंगे और एक आत्मनिर्भर भारत बनकर एक दुनिया में नई आदतों के साथ एक ऐसे नए भारत का निर्माण होगा जो दुनिया उससे सीख ले सके, ऐसा नया भारत जो दुनिया को दिशा दे सके। इस आशा, विश्वास और हिम्मत के साथ ही पूरे समाज को खड़ा करना, इसकी आवश्यकता है। इसलिए इस संकट के काल में कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं और कई प्रकार के अवसर भी हैं, कई प्रकार की नई संभावनाएं भी हैं हर क्षेत्र में। और ऐसा लगता है कि कुछ लोग इसको चाइनीज वायरस करके बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जब प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक और दोहन होता है तो प्रकृति समय समय पर अपने आप न्याय करती है। कुछ लोग इसको प्राकृतिक न्याय भी कह रहे हैं, जो भी है, लेकिन इस एक संकट ने जीवन जीने की दृष्टि बदल दी है। जीवन के बारे में क्या महत्व है लोगों ने समझा दिया है, किस जीवन शैली के अनुसार हमको चलना ये समझा दिया है। तो समाज जीवन में कई प्रकार के एक व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से परिवर्तन स्वाभाविक रूप से अनुभव किए जा रहे हैं। इन परिवर्तनों के बीच में हमें नए भारत की दिशा निर्माण करनी है, ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा दे सके। मुझे लगता है कि आज की इस परिचर्चा में से निश्चित रूप से परिस्थिति की जो विभिन्न पहलू हैं वो भी ध्यान में आएंगे और इसमें से निकल करके कैसे हम नए भारत के निर्माण की तरफ पूरे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी उसमें से आप सबके एक सुधीजन जो यहाँ पर है उनके विचारों में से निकल करके आएंगे। और आज की इस परिचर्चा एक भारत को एक श्रेष्ठ भारत के रूप में खड़ा करने में निश्चित रूप से सहायक होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आप सभी को नमस्कार। दिनेश गुने जी, उन्होंने कहा है कि मेंटल स्टेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि अभी जो युवा वर्ग है वो जॉब्स लूज कर रहा है, उनका मतलब कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा है इस चीज में, तो ये बड़ा चैलेंज रहेगा। इसके लिए हम लोग पोस्ट कोविड वर्ल्ड में क्या प्रोग्राम कर सकते हैं या क्या रचना कर सकते हैं? देखिए, इसमें बहुत जॉब लॉस होंगे, सरकारी जॉब लॉस होंगे, इसकी संभावना तो नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ संभावना इसकी हो सकती है। मुझे लगता है कि ये जो सरकार ने पैकेज घोषित किया है, इसमें थोड़ा युवाओं को यदि हमने प्रेरित किया निजी उद्योग लगाने के लिए, स्वयं उद्योग लगाने के लिए, कुटीर उद्योग लगाने के लिए, तो एक बहुत नए प्रकार का परिवर्तन उसमें से हो सकता है। जैसे रेहड़ी पटरी वालों के लिए किया है, किसानों के लिए बहुत सारी चीजें की हैं, नए नए क्षेत्र में नए नए क्षेत्र खुल रहे हैं, तो उसमें उनको रोजगार की उपलब्धता संभव हो सकती है। हाँ, जो आपने कहा कि मेंटल स्टेबिलिटी, वो एक प्रश्न जरूर है, विशेष रूप से छोटे घर, जिस एक घर में 8-10 लोग साथ साथ रहते हैं, 1-2 कमरे का मकान है, 3 कमरे का मकान है, अभी बारिश ऋतु भी आ रही है, गर्मी भी है, तो सभी जगह तो कोई एसी वगैरह होते नहीं, तो ऐसे मकान में लगातार लंबे समय मकान के अंदर रहना ये कठिन तो हो ही जाता है। तो ऐसे लोगों में कुछ ये तनाव आना स्वाभाविक रूप से है। तो सामाजिक संस्थाएं इस दृष्टि से भी प्रयास कर रही हैं, सरकारें भी इस दृष्टि से प्रयास कर रही है। थोड़ा उसको और ध्यान दे करके प्रयास करने की आवश्यकता होगी। ये तो आपका सुझाव ठीक ही है। नमस्कार, मैं गिरीश शाह, समस्त महाजन का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ और समस्त महाजन के माध्यम से हमने 3 महीने लगातार कोरोना में सेवाएं की। मुंबई से लगा के भारत भर में कई जगह पे सेवाएं की। आज का जो मुख्य विषय है, पोस्ट कोविड क्या परिस्थिति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले लगातार 25 साल से हम लोग काम करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रासलैंड डेवलपमेंट और इंडिजिनियस ट्री प्लांटेशन
ये 3 काम हम लोग लगातार 25 वर्ष से करते हैं। पिछले साल महाराष्ट्र के जालना जिले के 303 गांवों में तालाब हमने बनाए, जो जलयुक्त शिवार की योजना थी। पूरा जालना जिला हमको दत्तक दिया गया था और माननीय भैया जी भी उस कार्यक्रम में देखने आए थे, विजय जी पुराणिक भी आए थे। तो भारत के जो 6.5 लाख गांव हैं, अभी पोस्ट कोविड हमें ध्यान उस पर इस तरह से देना पड़ेगा कि इस 6.5 लाख गांव में मोटा मोट बस्ती जो किसान है, खेती करते हैं, तो उनको सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पानी की। और पानी के लिए अभी नीति आयोग के राजीव कुमार जी से जब चर्चा सत्र में मुझे पार्टिसिपेट किया गया था, तो मुझे बड़ा ताजुब लगा कि 50,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक ने नाबार्ड में ट्रांसफर किया। नाबार्ड से 30,000 करोड़ ऐड हुआ। 80,000 करोड़ के खड्डे हो रहे हैं छोटे छोटे से, जो अगले साल वापिस होंगे मनरेगा के माध्यम से। तो क्यों ऐसा कुछ जो गूगल अर्थ के वगैरह मैप्स के आधार पे परमानेंट तालाब या नाले के स्ट्रक्चर मशीन के आधार पे एक बार काम हो जाए तो ये 10-20 साल तक, 25 साल तक ये काम करना ना पड़े। छोटा सा उदाहरण है, लातूर के पास रहना गांव में हम लोगों ने 9.5 किलोमीटर की कैनल बनाई। आज 5 साल से वहां पे 30 करोड़ रुपया सालाना इनकम है खेती की, क्योंकि पर एकड़ 30,000 रुपया इनकम है। तो पोस्ट कोविड मुझे लगता है कि 6.5 लाख गांव और हर गांव में 1500 से 2000 लोग, मतलब 300 से 400 परिवार संभल जाते हैं, तो 120-25 करोड़ की हमारी जनसंख्या तो गांव में आराम से संभल जाएगी। उसको शहरों की भीड़ भाड़ में, झोपड़पट्टियों में या ये ट्रेन के भीड़ भाड़ों में रहना ही नहीं पड़ेगा। बेसिक रिक्वायरमेंट है गांव स्वावलंबन की। उसमें उस गांव में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब उसके लिए तालाब, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं, ग्रासलैंड्स हर गांव के हो जाए। 2011 का सुप्रीम का जजमेंट है, हर गांव को अभी अपना ग्रासलैंड मेंटेन करना है। तो ग्रासलैंड हो जाए तो उसके आधार पर पशुपालन हो जाए, और पशुपालन के आधार पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाए। हमारे सामने है सिक्किम। सिक्किम में एक भी केस नहीं है, पूरा सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है, तो सिक्किम में कोई केस ही नहीं बना। लोगों की इम्यूनिटी अच्छा ऑर्गेनिक भोजन करने से ज्यादा बढ़ेगी। तो अब मैं देख रहा था कि $70 बिलियन का इंपोर्ट चाइना से होता है टोटल, और $7 बिलियन का इंपोर्ट होता है केमिकल फर्टिलाइजर का, $14 बिलियन का इंपोर्ट होता है प्लास्टिक का। हम कहते हैं लोकल, वोकल फॉर लोकल। तो ये आयात ही बंद कर दीजिए, जो आयात हो रही है बिन जरूरी, उस पर ही। तो पोस्ट कोविड मुझे लगता है कि डिटेलिंग तो बहुत कर सकते हैं, काम का जो तजुर्बा है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रासलैंड डेवलपमेंट, इंडिजिनियस ट्री प्लांटेशन, उसके आधार पे पशुपालन, पशुपालन के आधार पे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये 5 सूत्र अपनाए जाए और हर गांव को स्वावलंबी किया जाए, तो पूरे भारत के सभी गांव अपने अपने पैर पे खड़े रह सकते हैं। और भारत का जो बहुत बड़ा पैसा इंपोर्ट के चक्कर में फॉरेन चला जा रहा है, हम अभी देख ही रहे कि गाड़ियां कम चलती थी, ट्रेन कम चलती थी, फ्लाइट्स कम चलते थे, फिर भी दुनिया चल रही थी, भारत चल रहा था, सब प्रदूषण मुक्त हो गए, काफी ओजोन का भी लेयर भर गया, गंगा जैसी नदियां पवित्र हो गई, साफ सुथरी हो गई। तो हमें ये भी एक प्रयास करना पड़ेगा कि हम इंपोर्ट में ये जो डीजल, क्रूड वगैरह मंगाते हैं उसको कितना कम कर सकते हैं, इसका यूटिलाइज। तो हॉर्स पावर जिसको कहते हैं, मतलब एनिमल पावर, तो बुलक्स कार्ट या हॉर्स कार्ट, ऐसे जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। और उसका एक तरीका ये भी है कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स के लिए बैंकों की फाइनेंस मिलती है उसको बंद की जाए। एक साथ में हम यदि नोटबंदी कर सकते हैं, हम लॉकडाउन कर सकते हैं, तो जिसको गाड़ियां लेनी है अपने पैसे से ले, वैसे भी पैसे वाले ही गाड़ियां लेते हैं। उनको जब बैंक से फाइनेंस मिलता है तो एक की जगह 3 गाड़ियां 4 गाड़ियां रखते हैं और प्रदूषण फैलाते रहते हैं, जिससे कई सारी बीमारियां भी फैलती है, पेट्रोल डीजल भी उतना लाना ही पड़ता है। तो ऐसे कुछ सुझाव मेरे है कि हम भारत को यदि सही में सुवर्ण की चिड़िया जो मानते भी है, थी भी सही और होनी भी चाहिए वापिस, तो सारा इंपोर्ट, मतलब आत्मनिर्भर भारत करना है, तो हमें ऐसे कोई कड़े स्टेप्स भारत में बाहर से पैसा, ये $70 बिलियन, मतलब आज 10 लाख करोड़ से ऊपर हम रुपया चाइना को सालाना दे रहे हैं, और फिर वो हमको मार भी रहा है, हमको चपेट भी रहा है। और जितने भी है, जैसे कि अभी एप्स बंद किए, किसी ने बोला कि भाई वो
फॉरेन की सीरियल्स वगैरह देखते हैं, तो कुछ 50-60 ऐप्स तो भारत सरकार ने चाइना के बंद किए, लेकिन जैसे फेसबुक है या ऐसे भी जो सारे जो ऐप्स है वो हम फ्रीली यूज करते हैं, और हमारी उसमें एडवर्टाइज भी जाती है और सारा एडवर्टाइज का पैसा ट्रांसफर हो जाता है, उसका कोई टैक्स भारत सरकार को नहीं मिलता है। फेसबुक का सालाना 200 करोड़ रुपया कुछ भारत सरकार को मिलता है, जबकि वो हजारों करोड़ यहां से लेके जाता है। तो पर ऐप, पर डे, पर यूज ऐसा कुछ एक चार्ज लगा देना चाहिए। 100-200 ऐप्स हम यूज करते हैं इंपोर्टेड हमारे मोबाइलों में, और बिन जरूरी कुछ कचरा देखते रहते हैं, इस सब पे भी कुछ चार्ज, मतलब इनकम के कुछ सोर्सेज। अभी जैसे 3 महीने से बिजनेस बिल्कुल चल नहीं रहा है, मैं तो डायमंड का व्यापारी हूं, और पिछले 20 दिन से जून की 10 तारीख से 30 तारीख तक लगातार इनकम टैक्स ऑफिसर के फोन आते हैं, एडवांस टैक्स भरो, एडवांस टैक्स भरो। अरे भाई एडवांस टैक्स कैसे भरे, बिजनेस ही नहीं हुआ है। तो बोले नहीं नहीं, वो तो बाद में आप होगा ही, तो आप इन एंटीसिपेशन भर दो एडवांस टैक्स। आप हमको जीएसटी का रिफंड टाइम पे नहीं देते, आप इनकम टैक्स से रिफंड 5-5 साल 10-10 साल के नहीं देते हैं वापिस। ऊपर से जो टैक्स पेयर है वो तो अच्छा आदमी है कि वो सरकार को कमा कमा के 30% 40% जमा कराए, उसको हर हमेशा कटघरे में खड़ा रखना पड़ता है, हर हमेशा उसको इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने हाथ जोड़ के पैसा 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 करके रहना, मतलब जैसे कि वो चोर है। हालांकि वो पैसा कमा के सरकार को इतना लाखों 4.5 लाख करोड़ का तो टैक्स जमा होता है, 12 लाख करोड़ का जीएसटी जमा होता है, वो तो सब इन व्यापारियों के आधार पे होता है। लेकिन व्यापारी सरकार की नजर में हमेशा चोर के जरिए ही होता है, ये सारे व्यापारी चोर ही है, इतना 16.5 लाख करोड़ देने के बाद। तो मेरा ये भी निवेदन है कि ये नजरिया भी बदलना पड़ेगा। इस बार की मोदी जी का जो संभाषण था उसमें उन्होंने प्रिय टैक्स लिया, ऐसा कुछ टैक्स पेयर के लिए एक अच्छा शब्द यूज किया, लेकिन अदरवाइज हम व्यापारी सब जो है ऐसे समझ में आता है सबको। तो जबकि 4 करोड़ ही टैक्स पेयर से 130 करोड़ में, और उस 4 करोड़ में भी मतलब रिटर्न भरने वाले, और रियल टैक्स पेयर तो 50 लाख या 1 करोड़ है। अमेरिका वगैरह देशों में तो जो आदमी टैक्स पे करता है वो 60 साल के बाद उसको पेंशन या उसकी सारी जिम्मेदारियां सरकार लेती है। यहाँ पे आप 35-40 साल तक टैक्स भरो, बाद में यदि तुम बैंकरप्ट हुए या तुम्हारे पास पैसा नहीं रहा या बिजनेस नहीं रहा तो सरकार तो कुछ नहीं देगी। 40 साल तक हमने तो सरकार को सब दिया है। तो पोस्ट कोविड मुझे लगता है ऐसी कई चीजें हैं जिसपे फोकस किया जाना चाहिए। आज तो संक्षिप्त में इतना ही है, धन्यवाद आपको। बहुत अच्छे ढंग से समझिए आपने रखा। ग्रामीण क्षेत्र में जो विषय चल रहे हैं उसको अच्छे ढंग से आपने प्रस्तावित किया। बाकी आप सबको मालूम ही है कि पूरी दुनिया की एक खुली अर्थव्यवस्था है, WTO वगैरह के कई प्रकार के प्रतिबंध हैं, फिर भी कोई सरकार चाहे तो उन प्रतिबंधों में से रास्ते निकाल कर भी कई कड़े नियम बना सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में भारत सरकार की नीयत ठीक दिखती है। नीयत ठीक है तो नीति भी ठीक बनेगी, ऐसा हम एक मानकर चलते हैं। जैसे आपने कहा कि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री ने टैक्स पेयर के बारे में कि उनके ईमानदारी से टैक्स भरने का परिणाम है कि हम गरीबों की सहायता कर पा रहे हैं, गरीबों की सेवा कर पा रहे हैं। तो एक मन में यदि दूसरा भाव है जिसको आपने कहा चोर आदि वगैरह, ऐसा भाव होता है तो ये शब्द नहीं निकलते। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है इस सरकार में ऐसा भाव नहीं है। अब ब्यूरोक्रेसी और बाकी सब चीजें बीच में हैं जो कई प्रकार के हर्डल्स एक इम्प्लीमेंटेशन में पैदा होती है उसके कारण, जैसे एक 20% एक्स्ट्रा विदाउट कोलैटरल ये लोन की बात ही है। अब उसमें कुछ बैंक अच्छे ढंग से कर रही हैं, कुछ बैंक उसमें नहीं कर रही, समस्या पैदा हो रही है। ये सब समस्याएं तो हैं। अब इसमें से कैसे अच्छे ढंग से क्रियान्वयन होगा एक विचार करने की जरूरत तो है। समस्याएं हैं, उसमें से कुछ रास्ता निकाल कर आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये बात ठीक है कि अभी कोरोना में आप कुछ भी निर्णय करोगे तो जनता उसको अभी स्वीकार करने की मानसिकता में। जैसे आपका सुझाव कि भाई कुछ विषयों में थोड़े कड़े निर्णय भी लिए ही जा सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया से कोई भी देश एकदम अलग थलग नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के साथ हमको चलना ही होगा। और ये तो ठीक है, किसी भी देश की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के लिए इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट बढ़े, और मुझे लगता है कि नीति अभी लागू भी उस दिशा में हो रही है, तो एक अच्छी बात है। किसानों के लिए तो सारे आर्थिक
सारे पैकेज में काफी अच्छी घोषणाएं उन्होंने की है। जैसे डेयरी के लिए 15,000 करोड़, आपके फिशिंग के लिए 20,000 करोड़, आपके माइक्रो फूड और एंटरप्रेन्योर्स के लिए 10,000 करोड़, 4,000 करोड़ हर्बल फार्मिंग के लिए, 500 करोड़ ये मधुमक्खी उसके लिए, आदि आदि ऐसी घोषणाएं की है। एक आपको मालूम है कि FPO का एक कंसेप्ट भी है, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 300 किसान एक साथ मिलकर एक बनाकर काम करते हैं। तो सामूहिक खेती की तरफ भी एक प्रयोग बढ़ रहा है। गुजरात महाराष्ट्र में तो सहकारिता अच्छी सफल हुई है, बाकी प्रदेशों में उतनी नहीं हुई। तो ऐसे प्रयोग गुजरात महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छे चल सकते हैं। एक मूल्य आश्वासन पद्धति एक वो भी निकाली है, जिसमें बड़ी कंपनी किसानों का ले सकते हैं और उसमें जमीन का कोई एग्रीमेंट नहीं रहेगा, जमीन किसान के पास रहेगी, उनको निश्चित मूल्य उनको देना ही देना है। तो एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा था उसका कंसेप्ट, लेकिन कई एक प्रतिबंधों के साथ ये भी लाने का प्रयास उसमें से हुआ है। APMC एक्ट में भी जो सारा संशोधन किया है उसका भी एक लाभ किसान को भी मिलेगा। और थोड़ा मंडियों में कुछ लोगों को लगता है कि मंडी चल पाएंगी नहीं चल पाएंगी, लेकिन मंडी में नहीं जाएगा सामान ऐसा तो नहीं है। किसान को एक फ्री किया है, वो कहीं भी अपना सामान बेच सकता है। तो इसमें व्यापारी को भी कोई नुकसान नहीं है और किसान का फायदा है। ऐसी अनेक घोषणाएं की हैं, आप सबको मालूम है, उसकी बहुत विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो किसान सक्षम होगा, मजदूर रेहड़ी पटरी वाला सक्षम होगा, जैसे मैंने कहा कि परचेजिंग पावर उनकी मजबूत होगी, तो फिर डिमांड और सप्लाई की चेन भी अपने आप बढ़ेगी। सुझाव अच्छे आपके, एक बार पूरा नोट करके भी दीजिए उन सुझावों को, एक बार उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कोविड के बाद और सामाजिक संस्था, इतना ही मैं विषय लूंगा। जो अपनी सामाजिक संस्था अपने विचार से काम करती है, उनके बारे में 2-3 चीजें जो ध्यान में आती है कि काफी संस्थाएं ट्रस्ट और सोसाइटी इस विषय से काम करती है। मगर अभी जो कंपनीज एक्ट है उसमें CSR के लिए गवर्नमेंट एक नया अमेंडमेंट ला रही है कि कोई भी CSR ट्रस्ट या सोसाइटी के थ्रू नहीं हो सकता। तो ये बड़ी तकलीफ वाली बात होगी। उन्होंने कहा है कि ये खाली सेक्शन 8 कंपनी से बन सकता है, ट्रस्ट और सोसाइटी से नहीं बनेगा। तो इसमें थोड़ा जल्दी सुझाव करना, यानी दुरुस्ती करनी पड़ेगी। दूसरी बात ऐसी है कि जो अपनी संस्थाएं होती है वो कई बार CSR के माध्यम में बहुत कम दिखाई देती है। मैं काफी कंपनियों में डायरेक्टर वगैरह बनता हूँ और काम करता हूँ, तो वहां जो ध्यान में आता है कि वहां कंपनियों में जो ट्रस्ट या सोसाइटी अप्रोच होते हैं उसमें से अपनी वाली संस्था काफी कम होती है। तीसरी बात, अभी जैसे पहले अभी शाह जी ने कहा उतना ही ध्यान में देता हूँ कि अपने जो रेवेन्यू लॉज है वो उसका जो लॉजिक है वो काफी ऐसा है कि सब लोग लॉ नहीं फॉलो करते, तो इसलिए उनको किस तरह से पकड़ा जाए। तो सामाजिक काम करते समय ये बहुत तकलीफ वाली बात होती है। तो लॉस का जो अप्रोच होना है वो अलग होना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं इतना ही कहूंगा कि अपनी जो संस्था है उनकी कैपेबिलिटीज कैसे बढ़ाए। इनका काम तो बहुत अच्छा होता है, मगर उनको जो समाज से पैसा आता है उसी तरह से CSR के लिए पैसा आना, उसकी उनकी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाए, ये हमें ज्यादा थोड़ा सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ठीक है, एक सुझाव आया है, चर्चा करेंगे एक बार क्या करना है उसमें। ठीक है, लेकिन जो आपने कहा ना कि भाई जो अपने से जुड़ी हुई या इस प्रकार की संस्थाएं वो इस दिशा में नहीं जाती, हाँ, वैसे तो न जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि समाज बहुत तरह से विश्वास के आधार पर देने के लिए तैयार है, तो सरकार पर निर्भर ही क्यों होना। नहीं, मैं सरकार के पास, मैं आपकी बात को एक दूसरे अर्थ में कह रहा हूँ। एक ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई समाज मालिक है, सरकार नौकर है, तो मालिक के पास जाकर हम ले सकते हैं, तो नौकर के पास क्यों जाना, ऐसा एक ने चर्चा की। लेकिन अब वो फंड है, उस फंड का दुरुपयोग ना हो, उस फंड को और लोग विशेष रूप से राष्ट्र विरोधी ताकते हैं, राष्ट्र विघातक ताकते हैं, उस फंड में न घुसकर उसका उपयोग करें। इस दृष्टि से उस फंड का उपयोग करना है तो अच्छी बात है,
लेकिन उसके लिए जो नियम कानून बाकी सब चीजों की जानकारी होना चाहिए, उसका कई बार अभाव रहता है। तो अपना संगठन थोड़ा इस दृष्टि से प्रयास कर सकता है कि भाई ऐसी संस्थाओं को थोड़ा नियम कानून की जानकारी देना। बहुतों को ये जानकारी नहीं होती कि कैसे रजिस्टर कराना, कैसे लेना, क्या उपयोग करना उसका। तो इस दृष्टि से थोड़ा जागरूक करने की आवश्यकता है। अपनी संस्था इस दृष्टि से प्रयास करेगी तो शायद उसका एक लाभ हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। अमरावती यह महाराष्ट्र का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे गए 8 साल से डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल के माध्यम से आरोग्य क्षेत्र में काम चल रहा है। जैसे अमरावती जो जिला है, यह जिला कुछ कारणों से इनफेमस जिसको बोलते हैं, कुप्रसिद्ध हुआ है। वो है एक तो मेलघाट का जो कुपोषण का जो प्रॉब्लम है वो, और दूसरा क्षेत्र यहाँ के जो किसान है उनकी आत्महत्या के कारण यह जो परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति के पार्श्वभूमि पर यह अपना प्रकल्प काम करता है आरोग्य क्षेत्र में। इंडस्ट्री में होने के कारण वैसे भी अमरावती जिला यह पूरी तरह से पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है, और ऐसे क्षेत्र में आरोग्य क्षेत्र में काम करते वक्त बहुत सारी चुनौतियां यहाँ हमें देखनी पड़ती है। और उस चुनौतियों में इस कोरोना का जो आगमन हुआ उसके कारण और ज़्यादा कठिनाई हमें यहाँ पे देखनी मिल रही है। तो इस कठिनाई भरी सब माहौल में जो कुछ चीज़ें हमारे सामने प्रश्न बन के खड़ी हुई है, उसमें है कि यहाँ पे लोकल सप्लाई नहीं है। यानी हॉस्पिटल के लिए लगने वाली जो चीज़ें रहती हैं उसका सप्लाई नहीं मिलता है, और मिलता है तो वो बहुत कठिनाई से और बहुत ज़्यादा खर्चा करके हमें सब चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं। और सामाजिक संस्था होने के कारण, एनजीओ होने के कारण डोनेशन के भरोसे यह सब काम चलता है। तो उसमें यह बहुत बड़ी कठिनाई होती है कि सप्लाई चेन मेंटेन करना और उसका खर्चा बढ़ाना। उसके लिए लोकल सप्लाई चेन डेवलप करना और लोकल प्रोडक्शन इम्प्रूव करना यह बहुत बड़ी चुनौती लोकल इंडस्ट्री के लिए भी है। ग्रामीण आरोग्य क्षेत्र में काम करते वक्त यह ध्यान में आता है कि कोरोना बीमारी, जैसे रामलाल जी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में उतना फैलाव हुआ नहीं है, वह तो बहुत अच्छी बात है अभी। लेकिन पूरी तरह से कोरोना का जो प्रसार है वो पूरी तरह से रुका नहीं है। अभी अमरावती के आसपास के गांव में कोरोना की केसेस बढ़ती हुई देखी जा रही है। तो आगे चल के ग्रामीण आरोग्य क्षेत्र की सुविधाएं किस तरह से और अधिक क्षमता से अपन खड़ी कर सकते हैं, इसका पूर्ण तरह से विचार होना चाहिए। उसमें दोनों भी मॉडर्न मेडिसिन और आयुष के जो अपने बाकी पैथीज है, जिसमें होम्योपैथी आया, आयुर्वेद आया, योग आया, नेचुरोपैथी आया, इनका एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर हम वहाँ ग्रामीण आरोग्य क्षेत्र सुविधा जो है उसका विचार होना चाहिए। एक उसके विचार की तरफ हमने भी कुछ कोशिश की है। जो हमारे प्रकल्प चलते हैं ग्रामीण आरोग्य में, वहाँ पे हमने सरकार के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डेवलप करने का कुछ प्रपोजल भी दिया हुआ है। तो ऐसे जो कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र या ग्रामीण रुग्णालय है, तो उनके साथ टाइप करके जो वहाँ पे काम करने वाले अपने जो विचारों के एनजीओ है जो अच्छा काम कर रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, उन्होंने सरकार से टाइप करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल डेवलप किया। तो यह ग्रामीण आरोग्य की जो सुविधा है वो काफी अच्छी तरह से हम लोग अदा कर सकेंगे। इसके अलावा ग्रामीण आरोग्य की जो बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो होम्योपैथी और आयुर्वेद के डॉक्टर्स के माध्यम से दी जाती है। वहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर्स पहुँचते नहीं हैं। तो जो एमबीबीएस के बच्चे जो है, जो एमबीबीएस होने के बाद, पास होने के बाद में मेडिकल ऑफिसर करके पोस्ट उनको दी जाती है। तो इसका भी सुझाव हमने सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को दिया हुआ था कि जैसे हमारा एनजीओ काम करता है तो हमारे लिए भी मैन पावर काफ़ी मायने रखती है। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड है हमारे साथ काम करने के लिए, तो अगर वो हमारे साथ काम करते हैं तो उनका जो पोस्ट है वो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज अ मेडिकल ऑफिसर करके। उनका बॉन्डेड कैंडिडेट करके गवर्नमेंट की इसमें पोस्ट उनका दिया जाता है, लेकिन वो पोस्टिंग होता नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर यह एमबीबीएस के बाद के जो बच्चे हैं उनको अगर एनजीओ के साथ में अगर कोलैबोरेट करते हैं तो उनका एक अच्छा
योगदान सामाजिक क्षेत्र में भी हो सकता है और उस वजह से सामाजिक क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में काम करने से एक उनका माइंडसेट भी अलग तरह से बन सकता है। दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम जो जाता है कि दवाइयों का खर्चा, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जो किसान और बाकी मजदूर रुग्ण रहते हैं वो खर्चा उठा नहीं पाते हैं। सरकार ने कुछ जेनेरिक मेडिसिन के जो सिस्टम चालू किए हुए, शॉप चालू किए हुए BPPI के अंतर्गत, उससे सप्लाई का बहुत प्रॉब्लम जाता है। हमारी संस्था ने 2 साल जेनेरिक मेडिसिन शॉप चलाया, लेकिन सप्लाई का प्रॉब्लम रहा, आखिर हमें वो बंद करना पड़ा। तो एक ऐसी रेशनिंग सिस्टम, जैसे फूड रेशनिंग, जो अन्न धान्य है उसके लिए रेशन सिस्टम चलाई जाती है, उसी तरह से अगर रेशनिंग सिस्टम दवाइयों के लिए भी दी जाए तो उसका भी कुछ मॉडल डेवलप हो सकता है क्या, इसका विचार जरूर होना चाहिए। ऐसे कुछ विषय है। टेलीमेडिसिन और टेक्नोलॉजी का उपयोग भी अगर हम लोग करके ग्रामीण आरोग्य सुविधा में अधिकाधिक रूप से उसका प्रचार प्रसार करके इस महामारी के में करना चाहिए, ऐसे कुछ विचार है। यशोधन जी ने बहुत अच्छे ढंग से विषय रखा है साहब। जैसे टेलीमेडिसिन, जेनेरिक की सारी मेडिसिन, इसकी तरफ तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का भी ध्यान पर्याप्त है और उस दिशा में शायद आगे कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ऐसे हम मान के चलते हैं। वैसे भी इस कोरोना ने स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति एक जागरूकता तो निर्माण की है और ऐसा लगता है कि भविष्य में भारत में ये थोड़ा स्वास्थ्य सुविधाएं निश्चित रूप से बढ़ेगी। सरकारें भी उस दृष्टि से कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगी और नए नए थोड़ा हेल्थ केयर सेंटर ग्रामीण क्षेत्र तक भी ये जाए, इसका प्रयास तो होगा। अब इसमें सामाजिक सहभागिता या स्वयंसेवी संस्थाएं, इन सबको कैसे जोड़ना, ये एक विषय आपने रखा है, तो उसका भी एक नोट बना कर दीजिए, उपयुक्त जगह उसको एक बार पहुंचाने का प्रयास करें। लेकिन इस दिशा में भारत में संभावनाएं तो बहुत है। अब जैसे फार्मा इंडस्ट्री, ये भी संभावनाएं बहुत होगी। ठीक है यशोधन जी, पूरा डिटेल थोड़ा बनाकर दीजिए। जी नमस्ते। ये वैद्यकीय क्षेत्र में अभी जो ओवरऑल सिचुएशन है, हमने जो फेस की, हम ग्राउंड पे काम कर रहे थे, तो जो ध्यान में आया उसमें से कुछ मुद्दे हैं और वास्तविक जो हमने फेस किया उसके आधार पर है। जैसे कुछ सेवा भाव का अभाव क्षेत्र में इस बढ़ा है, जैसे कमर्शियलाइजेशन बढ़ा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के चेन डेवलप हो रहे हैं, तो सिर्फ आर्थिक अर्थार्जन करना, इस चीज को ही फोकस करके इसमें सेवा दी जा रही है। दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल कहना है तो एंजियोप्लास्टी अगर हम एक हॉस्पिटल में करेंगे तो उसका खर्चा एक हॉस्पिटल में 60,000 रुपया है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर किसी छोटे अस्पताल में, और वही ऑपरेशन हम किसी बड़े अस्पताल में करेंगे तो उसका खर्चा 3-3.5 लाख तक जाता है। तो ये जो गैप है वो भविष्य में शायद हमें भरना होगा और एक रेट लिस्ट कॉमन या फिर उसके आसपास, इस प्रकार से भी इसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता ध्यान में आती है। दूसरा, वैद्यकीय शिक्षण लेने वाले छात्र जो है उनमें अपना काम बढ़ने की आवश्यकता है। ये अपने काम के बारे में अपने स्तर पर उसका प्रयोग भी हुआ है। जैसे महाराष्ट्र में अपना हेडगेवार रुग्णालय से जुड़ा हुआ सेवांकुर नाम का हमने एक संगठन का विषय किया, प्रयोग हुआ और वो उसका उतना इफेक्ट रहा। जैसे अब जो रेड जोन में मुंबई में काम हुआ है उसमें हमें 90 मेडिकल छात्र इसमें सहभागी हुए एक आह्वान पर, और ये चलाने वाले प्रमुखता से अपने सेवांकुर के ही कार्यकर्ता थे। इसको चलाना, लोगों से संपर्क करना, वैद्य के छात्रों को लाना, उनका प्रशिक्षण करना, और जिस सकारात्मक और सेवा भाव से उन्होंने मुंबई के रेड जोन में जाके लोगों की सेवा की, काउंसिलिंग किया, उसके अच्छे परिणाम भी ध्यान में आए। तो इस प्रकार का काम हर राज्य में भी वैद्यकीय क्षेत्र में इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता है और सेवांकुर को भी बलशाली करने की आवश्यकता है। वैसे इसका काम बढ़े, इसके लिए भी आवश्यकता है। दूसरा एक तो है, ये तो मुझे लगता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर का जमाना अब थोड़ा सा आगे आएगा। तो इस प्रकार के हमले के लिए जैसे हमारे सैनिक है देश के बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, वैसे ये आरोग्य सैनिक का भी हमने एक बार उसको सोचना
चाहिए केंद्र स्तर पर, जो पूरे राज्य में रहेगा और आरोग्य सैनिक बल हो सकता है, और इस प्रकार के पेंडेमिक में वो अपनी भूमिका निभाएगा पूरा अभ्यास करते हुए, क्योंकि सब बौखला जाते हैं जब रूटीन सिस्टम इसमें आ जाती है, तो सब अपने अपने तरीके से प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। एक सेंट्रलाइज सिस्टम की भी आवश्यकता है, जो देश की बॉर्डर की सुरक्षा जिस प्रकार से सैनिक करते हैं, तो इस प्रकार के बायोलॉजिकल वॉरफेयर में हर राज्य में ऐसे आरोग्य सैनिक बल का भी निर्माण होना चाहिए। और ये अपने लिए भी एक विषय है कि स्वयं सिद्ध प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का भी निर्माण हम करें। ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट में अपनी भूमिका कैसे होनी चाहिए, इसके प्रशिक्षण वर्ग हमने आने वाले समय में ज्यादा चलाने चाहिए। ऐसे पेंडेमिक में हमारा रोल क्या हो सकता है, काउंसलिंग की टेक्निक क्या हो सकती है। कोरोना तो मुझे लगता है 80% खेल मानसिकता से जुड़ा हुआ है। जो डेथ हुए होंगे उसमें से भी 10% लोग डर कर मरे होंगे कोरोना से। अगर वो डरते नहीं तो जीत भी जाते, मतलब जीते वापस, ऐसे भी हुआ होगा, ऐसे थोड़ा ध्यान में आता है। और ये थोड़ा वैद्य के क्षेत्र में होने वाले शिक्षण प्रणाली के ऊपर भी डिपेंडेंट है। बहुत ज्यादा खर्चा होता है शिक्षण लेने में, तो डॉक्टरों का या फिर वैद्यकीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का कहना है कि पढ़ाई में इतना खर्चा किया है तो उसको वसूल कहाँ से करेंगे, फीस लेंगे तो उससे वसूल होगा। तो ये मानसिकता में सुधार लाने के लिए वैद्यकीय शिक्षण को खर्च कम कैसे हो सकता है, और उसके वैद्यकीय क्षेत्र में शिक्षण लेने वाले छात्राओं की संख्या कैसे बढ़ सकती है, आवश्यकता भी उसमें आगे आने वाले समय में लगेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी काम करना होगा। सरकार अपने स्तर पर करे, लेकिन अपने हेडगेवार रुग्णालय जैसे रुग्णालयों की आवश्यकता भी ज्यादा है, क्योंकि हम जो इलाज बाहर के रुग्णालयों में 1 लाख में होता है, उसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर करने का प्रयत्न करते हैं, और वहां पर जो डॉक्टर हमारे काम करते हैं वो असल सेवा भाव से करते हैं। जैसे उसी डॉक्टर को अगर वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाए तो 2 लाख 3 लाख रुपया पगार मिल सकता है, लेकिन अपने रुग्णालय में जब वो काम कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए 80,000 इतना न्यूनतम मानदंड पर वो काम करते हैं, लेकिन सेवा भाव से होता है ये सारा विषय। तो इस प्रकार का भाव इसमें लाने के लिए अधिक काम हो, इसकी भी आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। वो एक्चुअल इंश्योरेंस बेस के, मतलब इंश्योरेंस टूवर्ड्स प्रो इंश्योरेंस गवर्नमेंट स्कीम बनी है, उसको प्रो लोगों के लिए बनाना पड़ेगा। मतलब लोग जैसे आयुष्मान भारत है, असल में क्या हो रहा है, ये 80% ठीक है ऐसा हम इसको कहेंगे, लेकिन जो हम कहते हैं ना 1 रुपया केंद्र से आता है तो 25 पैसा पहले जाता था, 5 पैसा ही जाता था, अब उसको 50 पैसा कर सकते हैं आरोग्य क्षेत्र के बारे में। क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स है प्राइवेट जो इस भी स्कीम में फिट हो, सारी व्यवस्थाएं हो, सारा डॉक्यूमेंटेशन हो, लेकिन ऊपर जो खर्चा होता है वो रुग्ण से लेने की मानसिकता अभी भी है। उसमें उसको कम करने के लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। मतलब एक आध पेशेंट से आपने पैसा लिया तो आपको कड़ा कानून उसमें बनाना पड़ेगा, तब जाकर इसको कम करने के लिए हमने इस प्रकार के थोड़े प्रयास, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसकी आवश्यकता अभी आगे आने वाले समय में हमें जरूर पड़ेगी। ठीक है, विकास जी ने ग्राउंड रियलिटी बताई, क्या चलता है जमीन पर। हालांकि ये आयुष्मान भारत का प्रयोग तुलनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे तो बहुत अच्छा चला है। अब बात स्वरूप कुछ बातें आती होंगी, लेकिन काफी अच्छा चला है, काफी उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं, लोगों को सहायता भी अच्छी मिली है। बाकी आपने आरोग्य सैनिक का एक नया विचार दिया है, तो वो भी एक अच्छा विचार है, यदि उस ढंग से सरकारें सोच सके तो। बाकी जो स्वयं करने लायक विषय है वो तो स्वयं ही करने लायक विषय है, उस पर किसी को सोचना नहीं है, उसमें सुझाव कम देना है, वो तो करना ही अपने को ज्यादा है। तो अपने स्थानीय स्तर पर जो भी संगठन के प्रमुख हैं उनसे चर्चा करके उस विषय को कितना बढ़ाया जा सकता है वो देखिए। बाकी आपने जो सामूहिक टेस्टिंग वगैरह का किया वो एक अच्छा प्रयोग हुआ। तो बम्बई में तो एक अच्छा हुआ, आप सबके इंटरव्यू भी बहुत अच्छे यूट्यूब में आए, वो भी हमने देखे। चलिए, बहुत अच्छा विकास जी। दिनेश गुने जी का प्रश्न है कि पोस्ट कोविड अल्टरनेटिव क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो मेट्रो सिटीज और अर्बन में हो रहा है, क्या वो मेजर वर्कफोर्स अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रह गई तो क्या हमें डेवलपमेंट स्ट्रीम ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ाना होगा, तो ये उन्होंने पूछा है। और मेरा प्रश्न ये है कि कोरोना से सकारात्मक दृष्टि से क्या हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारी जो जनरेशन है, युवा जनरेशन,
क्या वो सेवा भाव की तरफ थोड़ी ज्यादा जुड़ेगी अभी कोरोना की वजह से? जो हम लोग एक टर्म आई थी बीच में, मिलेनियल जनरेशन, अगर हम जान सकते हैं, तो बहुत अलूफ और अपने आप में रहने लग गए थे, मतलब सब ऑनलाइन ऑर्डर करना या ऑनलाइन चीजों पे डिपेंडेंट रहना, और अपना एक सोशल गवा रहे थे। तो क्या वो कोरोना की वजह से एक सकारात्मक चीज हम लोग ये देखे कि वो जनरेशन में सेवा भाव बढ़ेगा अगले कुछ आने वाले समय में? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में अभी प्रारंभ में कुछ लेबर की समस्या होगी। वैसे भी वर्षा ऋतु में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट ज्यादा चलते नहीं है, तब तक कोरोना भी धीरे धीरे थोड़ा कम होगा, इसका प्रभाव भी, और बाहर की लेबर भी आना चाहती है। और ये लेबर ऐसी है कि ये सही मायने में किसी इंडस्ट्री की लेबर नहीं है, किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर की भी लेबर नहीं है। बड़ा कॉन्ट्रैक्टर भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देता है लेबर का, तो वो लोग अपने यहाँ कहीं ना कहीं से लाने की व्यवस्था करेंगे। कोई 100 लेबर लाता है, कोई 200 लेबर लाता है, कोई 500 लेबर लाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी उसमें समस्या आएगी। और ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इसकी दृष्टि से भी एक प्रयास तो हो ही रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की तरफ लोग का ध्यान आकर्षित हुआ है। जैसे मैंने कहा ना, सिरमिक, इसकी भी एक डिग्निटी तो खड़ी हुई है, लोगों को उसका महत्व समझ में आया है। ग्रामीण क्षेत्र का भी महत्व समझ में आया है, कृषि का भी महत्व समझ में आया है। देखिए, कृषकों ने हिम्मत से कटाई भी ठीक की और बुवाई भी ठीक हुई है, पहले से ज्यादा हुई है। और ऐसा मान कर चल रहे, जो संभावना है कि इस बार वर्षा भी ठीक ही होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में तो ठीक दिशा बनेगी। और बाकी युवा थोड़ा समाज सेवा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आदि आदि। ये देखिए, इतना ही है कि ये अल्पकालिक न रह जाए। तो बात आई ना कि पूरे देश भर में जब कोई संकट आता है तो लोगों की देशभक्ति अंदर तो होती है सब में, वो उभर आती है। तो अब एक संकट है तो लोगों में देशभक्ति उभर आई। ये भारत चाइना का विवाद जो शुरू हुआ, इसमें लोगों की देशभक्ति उभर आई। तो हमें कहीं ना कहीं प्रयास करना पड़ेगा कि देशभक्ति का भाव स्थायी बने। ठीक है, सभी लोग तो सीमा पर जाकर लड़ नहीं सकते। हमारी भारतीय सेना अपना शौर्य दिखाती है, हर आदमी सेना में भर्ती तो नहीं हो सकता। सेना में भर्ती होकर देश के लिए लड़ना, ये एक उत्कृष्ट देशभक्ति है। लेकिन सामान्य जीवन में हम देशभक्ति की दृष्टि से क्या सोचते हैं? तो देश के लिए अच्छा सोचना, देश के लिए अच्छा बोलना, देश के लिए अच्छा करना, जिसको नेशन फर्स्ट भी कहा जाता है, राष्ट्र प्रथम। तो ऐसा भाव नई पीढ़ी में आए, इसकी दृष्टि से क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, विभिन्न संस्थाएं कर रही हैं। अपनी संस्था भी युवाओं के ऐसे कुछ कार्यक्रम करे जिसमें नेशन फर्स्ट की फीलिंग आए, तो आप देखेंगे युवा समाज सेवा के लिए काफी ठीक मात्रा में अग्रसर हो सकता है। रामलाल जी नमस्ते, मेरा नाम विपिन मेनन है, मुंबई से हूँ। कोकण प्रांत का दायित्व है मेरे पास सोशल मीडिया का। मेरा सवाल ये है कि हम जब भी कोरोना के पश्चात जिस तरह से सेवा कार्य हमने किया था, उसमें जो भी कोविड को लेकर सेवा भाव से काम कर रहे, चाहे वो राशन पहुंचाना हो, चाहे वो पीपी किट्स के लिए हॉस्पिटल्स में मदद करना हो, ये सारे उनको एक नाम दिया गया था कोविड वॉरियर्स करके। अभी आने वाले समय में समाज के दृष्टिकोण से एक बड़ा चैलेंज हिंदू समाज जो फेस करने वाला है, जो मुझे ऐसा लगता है और काफी जगह से रिपोर्ट्स भी ऐसे हैं कि क्रिश्चियन मिशनरियों का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करना। तो क्या हम आगे जाके ऐसी कोई व्यवस्था कोविड वॉरियर्स की जिस तरह व्यवस्था हुई, उसी तरह हॉस्पिटल में हमारी एक टीम हॉस्पिटल वॉरियर्स, जो हमारे धर्म जागरण मंच हो या ऐसे कोई विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से बजरंग दल हो, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा जमीन पे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सेवा करते हुए दिखाई दे, जिनकी इमेज बहुत बुरी तरह खराब थी पिछले कुछ सालों में, तो उनकी भी इमेज को एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ये मिला है। तो इस माध्यम से क्या हम धर्मांतरण को थोड़ा स्लो डाउन या रोकने का प्रयास कर सकते हैं क्या आने वाले समय में? ये मेरा एक छोटा प्रश्न है। देखिए, जहां तक इमेज की बात आपने कही कि वो काम अच्छा ही करते हैं, अब दुर्भाग्य से भारतवर्ष में एक शब्द बोलना हो तो एंटी इंडिया माइंडसेट एक ऐसी लॉबी है
जो देश में ही नहीं दुनिया में भारत की छवि खराब करने का प्रयास करती है। और ऐसे जो राष्ट्रीय सोच रखने वाले संगठन हैं उनके बारे में भी एक धारणा कैसे खराब हो इसका प्रयास वो निरंतर करते हैं। लेकिन जब वो लोग अपने संगठन से जुड़े लोगों का काम देखते हैं और उनके संपर्क में आते हैं तो ये विरोधी भी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। तो ये तो आप हम सबका अनुभव है। इसलिए हम अच्छा काम करें, प्रामाणिकता के साथ काम करें, मेहनत के साथ काम करें। काम ही बोलता है। आज 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चल रहा है, आज तक संघ के बारे में कितने प्रकार का दुष्प्रचार किया गया। 3-3 बार संघ पर पाबंदी भी लगाने का प्रयास किया, लेकिन आप देख रहे हैं संघ तो निरंतर बढ़ रहा है। वो स्वयंसेवकों की मेहनत है, हिम्मत है, आत्मविश्वास है और अपने विचार और कार्य पर उनका भरोसा है, नेतृत्व पर भरोसा है। उसके कारण विरोधियों का प्रचार ये निष्फल हो जाता है। लेकिन हाँ, एक जिसको आप सोशल मीडिया की भाषा में कहते हैं, एक नैरेटिव सेट करने में, एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने में एक लॉबी लगी रहती है। वो कभी कभी सफल होती है, लेकिन स्थायी रूप से वो सफल होगी ऐसा नहीं मानना चाहिए। हाँ, अब वो टेक्निक के माध्यम से पूरी दुनिया में एक नेटवर्किंग खड़ी करके इसका प्रयास कर रहे हैं, तो उसका उत्तर हमें उस टेक्निक से ही देना पड़ेगा। तो उसमें आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, तो सोशल मीडिया में एक बड़ी नेटवर्किंग जो ये एंटी इंडिया माइंडसेट के लोग हैं उन्होंने भी खड़ी की है। आप देखते होंगे, यदि आज ट्रेंडिंग में देखेंगे तो यदि पहले 10 लोगों की 10 कोई हैशटैग से ट्रेंड चलते हैं तो उसमें 4-5 ट्रेंड उनके द्वारा चलाए हुए ऐसा लगता है। और फेक आइडेंटिटी नाम से भी उन्होंने सारे हैंडल बना रखे। तो अब मानो कोई कुछ हैंडल तो पाकिस्तान और वहां से हैंडल होते हैं, अब फेक नाम से बना रखे, नाम ऐसा लगता है कि भारतीय नाम है। तो एक बड़ी नेटवर्किंग उनकी है। ऐसा तो नहीं है कि आप सब ने नेटवर्किंग नहीं खड़ी की, आप सब भी एक अच्छी नेटवर्किंग खड़ी करने में सफल हुए हैं और उसका उत्तर दे रहे हैं अच्छे ढंग से। लेकिन उस क्षेत्र में शायद थोड़ा हमने विलंब से प्रवेश किया, ऐसा हो सकता है। संघ प्रचार से दूर ही रहा है हमेशा। बीच में प्रवक्ता की एक व्यवस्था की, फिर एक प्रचार विभाग बना है। तब तक पॉकेट्स में सही ये लोग जमीन पर लड़ाई हारे हुए हैं। समाज में भी उनकी स्वीकारता कम है। संघ की स्वीकारता सब तरफ हमें पर्याप्त दिखती है, लेकिन पॉकेट्स में उन्होंने कहीं ना कहीं प्रभाव निर्माण किया है और पूरे देश भर में चाहे फॉरेन फंडिंग के माध्यम से या किसी भी माध्यम से एक नेटवर्किंग खड़ी की है। उस नेटवर्किंग का सही उत्तर देना, इसके लिए थोड़ा हम लोगों को ज्यादा जागरूक और सक्रिय होने की आवश्यकता तो है। इसलिए हम लोग जो सोशल मीडिया पर है वो थोड़ा अवेयर भी ज्यादा रहे, कम्युनिकेशन भी हमारा आपस में ठीक रहे और थोड़ा प्रोएक्टिव होकर के यदि हम उनका उत्तर देंगे तो उत्तर तो मिल रहा है उनको भी बराबर, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा। और थोड़ा कहीं ना कहीं एक कसावट भी उनकी हुई है, तो उसके कारण भी एक बिलबिलाहट है उनके मन में। तो थोड़ा सा ज्यादा उभर कर आने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि और कोई तरीका नहीं है। एक देश में अराजकता कैसे निर्माण हो, देश में कहीं भी छोटी छोटी कुछ घटनाएं होती हैं तो उनको बड़ा करके कैसे दिखाया जाए। तो आपकी संस्था में ये राष्ट्रीय पत्रकारिता के नाम से ही है, तो इस दृष्टि से भी जैसे युवाओं का कुछ कार्यक्रम करना ये सुझाव आया, ऐसे पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ इस प्रकार से कार्यक्रम करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए, दिशा दृष्टि देने का प्रयास करना चाहिए। और एक मुझे आग्रह है कि जो एक सहज रूप से अपने विचार के, अपने कार्य के विरोधी दिखाई देते हैं, तो हमने तो ऐसा सुना है सब तरफ कि भाई लोग हमारा विरोध करते होंगे, हम किसी का विरोध नहीं करते।
हम अपने मन में किसी से विरोध नहीं मानते, तो जो हमारा विरोध करते हैं उनको एकदम एनिमी जैसा सोचकर छोड़ देना नहीं है, उनसे भी संपर्क करके उनको अपने विचार के दायरे में कैसे लाया जा सकता है, इस दिशा में भी सोचना चाहिए। वो थोड़ा कठिन काम होगा, लेकिन उस दिशा में भी सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी सोशल मीडिया की टीम इस दृष्टि से जरूर सोच रही होगी, और उस दिशा में और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है तो थोड़ा और विचार करने की जरूरत है। लेकिन जैसे रविंद्र महाजन जी स्वदेशी जागरण मंच के हैं, स्वदेशी का एक आग्रह है कि देसी हमको अच्छा लगना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर पूरे स्वदेशी का हम उपयोग करें। देसी से मतलब एकदम लोकल बनने वाला। देखिए, लोकल कोई चीज बनती है तो ना तो लेबर माइग्रेंट होगी, ना बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, तो अपने गांव में उसके आसपास बनने वाली वस्तुएं, अपने शहर में उसके आसपास बनने वाली वस्तुओं से अपना काम चल सकता है क्या? वो नहीं चलता, तो भारत में बनने वाली, भारतीयों के द्वारा बनने वाली उसकी तरफ जाएं। हाँ, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई दवाएं ऐसी है जो उपयोगी है और भारत में अभी उसका वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है, तो दुनिया में कुछ भी अच्छा है तो उसको ग्रहण करना, ये तो अपने शास्त्रों में भी कहा है। हमारी संस्कृति और सभ्यता परंपरा तो इस मामले में लचीली है। हमने जहां से दुनिया से जो अच्छा है उसको ग्रहण किया है और अपने को आगे बढ़ाया है, तो दृष्टि ये रहना चाहिए। जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट ने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो उस माने ये लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा है। तो ऐसी कई बातें हैं जिस पर थोड़ा सा भविष्य में इसके लिए गोष्ठियां भी करिए, इसके लिए जागृति भी करिए। स्वदेशी जागरण मंच भी इस दृष्टि से सोच रहा है, तो अच्छी बात है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कई बार बात आती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी जो विकास स्थायी रहे। विकास की चर्चा तो होती है, अभी लेह लद्दाख जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए तो उन्होंने कहा कि विस्तारवादी नहीं, हमको विकासवादी होना है। तो अच्छी बात है, पूरी दुनिया को विकास के रास्ते पर ले जाना। नहीं तो चाइना तो विस्तारवादी मानसिकता के कारण ये झगड़े उसके होते हैं, और चाइना वास्तव में चाइनीज जनता से झगड़ा नहीं है, ये कम्युनिस्ट शासन से झगड़ा है। और कम्युनिस्ट यानी ये उनकी एक विस्तारवादी सोच, ये उनकी मानसिकता है। तो हमें इस मानसिकता से भी एक भविष्य में संघर्ष करना पड़ सकता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3E कंसेप्ट ये स्वदेशी जागरण मंच भी देती रही है, बाकी भी देते रहे। इकोनॉमी, इकोलॉजी और एथिक्स, इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कोई देश बढ़ता है। अब इसमें इसका बैलेंस तो रखना पड़ेगा, इकोनॉमी का बैलेंस रखना है, इकोलॉजी का भी रखना है, एथिक्स का भी रखना है। हम बहुत ज्यादा एथिक्स पर ही चले गए तो लगता है उद्योग ही नहीं चल पाएंगे। अब उन्होंने कहा भाई उद्योग चलेंगे, लेकिन उद्योगों का कोई भी पानी किसी नदी में नहीं जाएगा। अब भाई उसको शुद्ध करके डालो, वो उसका एक जो प्रोसेस है वो करके डालो। तो कई बार एकदम एथिक्स को कितना, इकोलॉजी को कितना, इकोनॉमी को कितना, अब इकोनॉमी में डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो ये ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट ना हो। तो हमें इन सब चीजों का भी थोड़ा भविष्य में, चूंकि आपकी संस्था ऐसी है जो कई प्रकार से वैचारिक विषयों पर चिंतन करती है, गोष्ठी करती है, समाज का प्रबोधन करती है, तो हमें कहीं ना कहीं कोई एक विषय सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर भी एक स्वाभाविक रूप से करना चाहिए। और स्वदेशी के विषय पर भी अभी ये आर्थिक पैकेज में भी कुटीर उद्योग, इनकी भी चर्चा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे गांव में कुटीर उद्योग बनेंगे, और ये देखिए एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लोकल के लिए वोकल होना। लोकल का अर्थ ये नहीं है कि मुंबई के आदमी को दिल्ली में बनने वाली चीज उसकी लोकल है। वास्तव में अपने आसपास बनने वाली प्रथम तो उधर दृष्टि जाना चाहिए, वो लोकल है, उसके लिए वोकल होना। तो जो चर्चा आई कि जो छोटे छोटे कारीगर हैं, जो बाकी हैं, उसका बहुत फर्क पड़ेगा।
अभी केंद्र सरकार ने जेम करके एक पोर्टल खोला हुआ है, उस पर जो लोग रजिस्टर हो जाते हैं तो आजकल केंद्र सरकार की अधिकांश खरीदारी उस जेम पोर्टल के माध्यम से हो रही है। तो कई बार बहुत बहुत छोटे छोटे चीजें बनाने वाले लोग, उनको आश्चर्य होता है जब केंद्र सरकार के किसी विभाग से उनके पास और सामान खरीदने के लिए आदेश जाता है, पीएमओ से कोई आदेश जाता है, तो उन्हें लगता है मेरी चीज पीएमओ खरीद रहा है, सस्ती भी मिलती है, अच्छी भी मिलती है, उनको प्रोत्साहन भी मिलता है। तो ऐसे सारे विषयों को भी हमको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो आज एक अच्छी चर्चा हुई। मुझे इतना ही कहना है कि देखिए, समाज में कई प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, कई प्रकार के परिवर्तन दिख रहे हैं, कई प्रकार के परिवर्तन दिख नहीं रहे लेकिन हो रहे हैं। और जैसे हम गांव की भाषा में कहते हैं, लोहा जब गर्म होता है तो उस पर चोट करने से उसको कोई भी शेप दी जा सकती है। तो अभी पूरे देश भर में एक अच्छा वैचारिक मंथन इस लॉकडाउन पीरियड में हुआ है और कहीं ना कहीं लोग भारतीयता की तरफ बढ़े, भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मन में विश्वास और गौरव बढ़ा है, पर्यावरण के प्रति बढ़ा है, अपनी आस्थाओं के प्रति बढ़ा है और अभी ये स्वदेशी स्वावलंबन की तरफ भी बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से सरकारें भी चिंतित हैं, सामाजिक संस्थाएं भी इस दिशा में सोच रही हैं, हम जैसी संस्था भी इस दिशा में सोचेगी और अपने अपने प्रयत्न इस दिशा में करेंगे। तो आज ये जो मानसिकता गरम लोहे की तरह हुई है, इस पर आज हम कुछ भी उसको कोई भी शेप देना हमारे लिए संभव होगा। तो इस दृष्टि से हम सब सोचेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। एक अंग्रेजी का फ्रेज हम सबने सुना होगा, थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। दुनिया भर की सोचिए लेकिन अंततः एक्ट तो हमको जहां हम हैं वहीं करना पड़ता है। तो मेरे अपने ऊपर, मेरे परिवार में, मेरे आसपास जो हम सोचते हैं वो कैसे हो, इतना कर लिया तो बहुत चीजें आगे बढ़ जाएगी। कई बार पूरी दुनिया में एक साथ हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो सोचते हैं हम वैसा, मैं स्वयं हूँ क्या, मेरा परिवार वैसा है क्या, मेरे परिवार में कुटुंब प्रबोधन है क्या, मेरे परिवार में सामाजिक समरसता है क्या, मेरे परिवार में स्वदेशी का प्रयोग है क्या, आदि आदि। और उसमें भी एकदम कठोरता से मत करिए, धीरे धीरे उनका मन बनाकर करने की जरूरत पड़ती है। हम अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने जिले में इन चीजों को कर सकते हैं क्या, ऐसे छोटे छोटे कुछ प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो समाज में जितने ज्यादा लोग ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करेंगे उतना ही समाज ज्यादा जागरूक होकर खड़ा होगा और भविष्य में एक नए भारत का निर्माण उस दिशा में हमको बढ़ना है। तो आत्मविश्वास, हिम्मत, उत्साह, धैर्य, इन चारों गुणों के साथ ही हम सबको अपने अपने स्थान पर खड़े होना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा और स्वयं से एक अच्छे प्रयोग करने की दिशा में हमको सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस दिशा में हम सब जरूर सोचेंगे और इस विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से हम सबके प्रयास से और समाज की एकजुटता से एक ऐसे भारत का निर्माण भविष्य में होगा इस कोरोना संकट के पश्चात जो दुनिया को दिशा देने में निश्चित रूप से सक्षम होगा। यही भारत की नियति भी है। ऐसा विश्वास रखकर हम अपने अपने काम में लगे, इतना ही मेरा आप सबसे आग्रह है। आप सभी को पुनः नमस्कार। आज की गूगल मीट में हम लोगों ने कोरोना की महामारी में हमारे स्वयंसेवकों की जो सक्रिय भूमिका है उसके बारे में सब चर्चा करी और इस विपरीत परिस्थिति में अपनी क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उसके बारे में काफ़ी लोगों ने ठोस सुझाव दिए। माननीय रामलाल जी ने हम लोगों का मार्गदर्शन किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और अंत में जो हमारे आयोजक हैं उनका और सारे पार्टिसिपेंट का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण संघ की तरफ से मैं सबका आभार करता हूं। धन्यवाद।